दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत यूनानी विचारक एवं दार्शनिक प्लेटो के जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लेटो का जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक चिंतन। सबसे पहले इसमें हम प्लेटो के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्राचीन यूनान में राजनीतिक दर्शन के विकास और प्रगति में सोफिस्ट विचारकों और सुकरात का अहम योगदान है, लेकिन इनमें से किसी ने भी उसे क्रमबद्ध और ज्ञान के रूप में विकसित नहीं किया। प्राचीन यूनानी चिंतन में सबसे पहले उसे वैज्ञानिक और तर्कसम्मत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय सुकरात के शिष्य प्लेटो को है। प्लेटो ने ही सबसे पहले राजनीतिक समस्याओं पर गहनता से विचार किया और इनसे संबंधित सिद्धांतों और आदर्शों का विधिवत विवेचन करके उसे एक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो आप जान लीजिए, प्राचीन यूनानी चिंतन में जो विचार और तर्क की शुरुआत है वो सोफिस्ट विचारक और सुकरात से प्रारंभ होता है, लेकिन उसे वैज्ञानिक और तर्कसम्मत रूप देने का, क्रमबद्ध रूप देने का प्रयास प्लेटो के द्वारा किया गया। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस नगर के राज्य के एक कुलीन घराने में हुआ था। उसके पिता का नाम एरिस्टन और माता का नाम परिक्टियनी था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, लेकिन सुंदर और सुडौल शरीर के कारण उसे उसके अध्यापक ने प्लेटो नाम से पुकारा। उसका एक अन्य नाम अफलातून भी है, तो याद रखिएगा प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन और अनुसंधान के लिए अकादमी यानी एकेडमी के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। इसमें गणित के ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और जिसका पता उसकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर अंकित इस तथ्य से या इस वाक्य से होता है कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश न करे। गणित के साथ ही वहाँ राजनीति, दर्शन और कानून की शिक्षा भी दी जाती थी और अकादमी को यूरोप महाद्वीप के प्रथम विश्वविद्यालय या प्रथम विद्यालय होने का श्रेय दिया जाता है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु उसका आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट का विचार है, जिसमें उसने दार्शनिक राजा की चर्चा की है। दार्शनिकों को राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला ये राजनीतिक विचारक 347 ईसा पूर्व में 81 वर्ष की आयु में इस धरती से हमेशा के लिए विदा हो गया। तो आप जान लीजिए प्लेटो का जो जन्म है उसके विषय में कुछ स्रोतों में भिन्नता भी है। कहीं कहीं इसका जन्म 427 ईसा पूर्व और 428 ईसा पूर्व दोनों ही मिलता है और प्लेटो की मृत्यु के विषय में 347 ईसा पूर्व और 348 ईसा पूर्व दोनों ही डेट प्राप्त होते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों प्लेटो पर उसके गुरु सुकरात का क्या प्रभाव रहा। तो सुकरात के संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव रहा। प्लेटो ने भी उसी डायलॉग या वार्तालाप शैली में जो है अपने निष्कर्ष निकाले हैं। सद्गुण ही ज्ञान है, वर्चू इज नॉलेज, ये सुकरात का कथन है, जिसका प्लेटो ने पुनः उसको एक तरह से प्रतिष्ठित किया है। इसके अलावा शासन संचालन एक कला है, अतः इसका दायित्व इस कला में प्रशिक्षित व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। ये भी सुकरात का विचार है जिसको प्लेटो ने प्रसिद्ध किया है। और सद्गुण का स्वरूप तो याद कर लीजिए, सद्गुण से तात्पर्य है व्यक्ति को उसके कार्य को करने में सक्षम बनाना। और प्लेटो के अनुसार विवेक, साहस और संयम ये जो है और न्याय मनुष्य में सद्गुणों का विकास करते हैं। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विरोध ये भी प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव है और दृष्टांतों का प्रयोग तथा आदर्श राज्य की तलाश ये सुकरात के प्रभाव हैं प्लेटो पर। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इसको जानते हैं। तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना आप जानते हैं द रिपब्लिक है। इसके अलावा द स्टेट्समैन और द लाज उसकी राजनीति विज्ञान पर आधारित पुस्तकें हैं। अन्य रचनाओं में अपोलॉजी, क्रीटो, जॉर्जियस, प्रोटेगोरस, मीनो, यूथिफ्रो, सिम्पोजियम, फेडो और सोफिस्ट
ये सभी प्लेटो की अन्य रचनाएं हैं। प्लेटो के जितने भी ग्रंथ हैं ये संवाद या वार्तालाप शैली, जिसको डायलॉग शैली कहा जाता है, उसमें लिखे गए हैं। और अंतिम रूप से सिद्धांत पक्ष को रखने वाला व्यक्ति सुकरात है, जो सभी बातचीत के बाद तर्क और जो उसका सार तत्व है उसको अंतिम में तथ्य के रूप में रखता है। प्लेटो ने इस शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था और इस शैली को अपनाने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि अपने पाठकों को विचारशील और तर्कशील बनाना था। अब आइए प्लेटो की महत्वपूर्ण कृति द रिपब्लिक के बारे में जानते हैं। द रिपब्लिक प्लेटो की महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसकी रचना उसने अपने जीवन काल के मध्य में किया था। ये संवाद शैली यानी डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। इसमें प्लेटो के विचार काल्पनिक आदर्शवाद से प्रेरित हैं। ये तीखा व्यंग, परिहास, कल्पनाओं और नाटकीयता का समुचित मिश्रण है। इस ग्रंथ के 2 शीर्षक प्राप्त होते हैं। पहला है रिपब्लिक, जिसका अर्थ गणतंत्र होता है और इससे पता चलता है कि ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। और इसका दूसरा शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। इससे पता चलता है कि ये विधि और नीति शास्त्र यानी न्याय का भी ग्रंथ है। और विविधता और शैली की दृष्टि से रिपब्लिक सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र आदि विविध विषयों का वर्णन है। रिपब्लिक का आरंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है और इसके आरंभ में ही इस प्रश्न को उठाया गया है कि न्याय क्या है, यानी व्हाट इज जस्टिस। रिपब्लिक में विषयों की विविधता है और आप जान लीजिए कि इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का भी वर्णन किया गया है। और फ्रेंच विचारक रूसो कहता है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि रिपब्लिक में शिक्षा के बारे में भी बहुत ही विशद और व्यापक वर्णन किया गया है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना क्यों की, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, तो आप जान लीजिए कि तत्कालीन समाज में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का उन्मूलन करना, जो उस समय की राजनीति पर हावी था और जिससे प्रभावित होकर धनिक तंत्रों में अमीर वर्ग अन्य वर्गों का शोषण कर रहे थे। इस कारण से प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की थी। साथ ही साथ तत्कालीन एथेंस के प्रजातंत्र में लॉटरी सिस्टम प्रचलित था, जिससे कि लोगों की नियुक्ति की जाती थी। इस व्यवस्था का अंत करने के लिए भी रिपब्लिक की रचना की गई। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो कुशासन का अंत करना, जो तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में शासक वर्गों द्वारा शासन शक्ति का खुलेआम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग करने से शासक और शासितों के मध्य संघर्ष का परिणाम था। तो 3 चीज़ें थीं। एक तो धनिक तंत्रों का जो है गरीबों का शोषण, और प्रजातंत्र में लॉटरी द्वारा चयन, और कुशासन का अंत। ये रिपब्लिक की रचना के 3 मुख्य उद्देश्य थे। आप देखिए रिपब्लिक, और दूसरी महत्वपूर्ण कृति है द स्टेट्समैन, और इस ग्रंथ की रचना रिपब्लिक के प्रकाशन के कई वर्षों बाद की गई थी। इस ग्रंथ में प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवस्था के प्रति पूर्ववत आस्था बनाए रखा गया है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र और कानून के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन परिलक्षित होता है। और अब उसका लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण उतना उग्र विरोध न रहा जितना रिपब्लिक के लिखते समय था। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने लोकतंत्र का विरोध किया है, लेकिन स्टेट्समैन में उसने उतना तीव्र विरोध नहीं किया है, लेकिन आदर्श राज्य के प्रति जो उसका आग्रह है या आदर्श राज्य की जो आकांक्षा है वो बनी हुई है स्टेट्समैन के लिखने तक भी। अब वो कानूनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगा था, और प्लेटो का दृष्टिकोण काल्पनिक आदर्शवाद से व्यवहारिक आदर्शवाद में परिवर्तित होता हुआ परिलक्षित होता है स्टेट्समैन की रचना के प्रति, और उसके विचार अब अधिक तर्कसंगत और परिपक्व प्रतीत होने लगते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्लेटो का ग्रंथ द स्टेट्समैन को यूनानी भाषा में पॉलिटिकस और अंग्रेजी में उसके अनुवाद को द स्टेट्समैन कहा जाता है, याद रखिएगा। द लॉज ये राजनीति विज्ञान पर प्लेटो की तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और लॉज प्लेटो की अंतिम रचना है। इसका प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के 1 वर्ष बाद उसके शिष्यों द्वारा किया गया था।
द लाज की रचना के दौरान प्लेटो एक आदर्शवादी से पूर्णतः व्यवहारिक चिंतक बन जाता है और शासन व्यवस्था के संदर्भ में पूर्व के आदर्श राज्य की अवधारणा के विपरीत वो एक ऐसी शासन पद्धति का अनुसंधान करता हुआ प्रतीत होता है जिससे कि दार्शनिक राजा के बजाय एक साधारण मनुष्य के द्वारा भी क्रियान्वित किया जा सके। तो द लाज इसका नाम कानून ही है और इसमें प्लेटो का दृष्टिकोण जो है अब आदर्शवाद से व्यवहारिक हो जाता है और वो दार्शनिक चिंतक के बजाय एक साधारण नागरिक के द्वारा शासन संचालन की बात करता है। और लाज में जो है प्लेटो ने आदर्श विधि के अनुसार संचालित किया हुआ दूसरा सर्वोत्तम राज्य, जिसको हम सब आइडियल स्टेट कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया और प्लेटो के द्वारा ये उपादर्श राज्य उसके आदर्श और व्यवहार के मध्य केंद्र बिंदु है और जो कानून के आधार पर यानी कानून के द्वारा संचालित होगा। प्लेटो का द लाज ग्रंथ कानून के कल्पना के बजाय यथार्थ के अधिक निकट है और प्लेटो का ये ग्रंथ मुख्य रूप से 3 पात्रों पर आधारित है, क्रीटवासी क्लीनियस, स्पार्टावासी मेगिल्लस और तीसरा बिना नाम का एथेंस वासी, जो मुख्य पात्र होने के साथ प्लेटो के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो का द लाज ग्रंथ याद रखिएगा 12 भागों में विभाजित है। पहले और दूसरे भाग में वो संगीत और नृत्य की शिक्षा पद्धति में महत्व दर्शाता है। तीसरे भाग में राज्य के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करता है। चौथे भाग में राजनीति शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करता है। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां भाग ये कानून, शासन संचालन, पदाधिकारियों, जनसंख्या और शिक्षा पद्धति का वर्णन करता है। 9वां, 10वां और 11वां भाग विभिन्न प्रकार के कानूनों का वर्णन है और 12वां भाग अपने कर्तव्य पथ से विमुख या भ्रष्ट होने वाले अधिकारियों को दंड देने की व्यवस्था और नॉक्टर्नल काउंसिल यानी न्यास परिषद का वर्णन। इस परिषद की बैठकें सदैव रात्रि में होती थीं और ये परिषद संपूर्ण नगर के नैतिक जीवन का निरीक्षण और नियंत्रण करती थी। तो ये तो था प्लेटो के ग्रंथों रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लाज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। द लाज में प्रतिपादित जो मुख्य सिद्धांत हैं उसको देखिए। लाज का आधारभूत सिद्धांत आत्मनियंत्रण है। इसके अंतर्गत प्लेटो न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के लिए आत्मसंयम को अनिवार्य मानता है। इस पुस्तक में प्लेटो ने कानून के महत्व को पुनर्स्थापित किया है। तो लाज का जो मुख्य विषय है वो आदर्शवादी नहीं बल्कि व्यवहारवादी है और इस पुस्तक में नाम के अनुरूप प्लेटो ने कानून के महत्व को स्थापित किया है और विशद रूप से उसके स्वरूप, आवश्यकता, स्वभाव इत्यादि पर प्रकाश डाला है और राज्य में उसकी सर्वोपरिता को स्थापित किया है, यानी राज्य में कानून का सिद्धांत होना चाहिए तभी शासन संचालन किया जा सकता है। द लाज में प्लेटो ने कानून को स्वर्णिम सूत्र यानी गोल्डन कार्ड माना है, जो मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधने और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा। साथ ही लाज में प्लेटो व्यवहारिक दृष्टि से ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। इस दृष्टि से उसने फारस और एथेंस का अध्ययन किया है। प्लेटो के द्वारा लाज में जिस उपादर्श राज्य या सब आइडियल स्टेट की व्यवस्था की गई है उसकी मुख्य विशेषता उसका मिश्रित स्वरूप है और मिश्रित संविधान पर आधारित राज्य का मुख्य उद्देश्य शक्तियों के संतुलन द्वारा समन्वय स्थापित करना है। इसलिए प्लेटो द्वारा द लाज में प्रतिपादित सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पूर्ववर्ती माना जा सकता है। सेबाइन एक विचारक हैं। सेबाइन के अनुसार प्लेटो द्वारा द लाज में प्रतिपादित मिश्रित राज्य की अवधारणा राजतंत्रात्मक शासन की बुद्धि और लोकतंत्रात्मक शासन की स्वतंत्रता का समन्वय है, ऐसा सेबाइन ने टिप्पणी किया है द लाज में प्रतिपादित मिश्रित राज्य पर। प्लेटो अपने उपादर्श राज्य की स्थापना में भौगोलिक परिस्थितियों और जनांकिकी को भी बहुत ही महत्व प्रदान करता है। वो अपने उपादर्श राज्य को समुद्र के तट से दूर, आत्मनिर्भर और विदेशी व्यापार से मुक्त रखना चाहता है। उसका उपादर्श राज्य कृषि प्रधान, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी राज्य है। प्लेटो के अनुसार ऐसे राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, यानी वो छोटे राज्य का समर्थन करता है। प्लेटो द्वारा आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित करने पर पाइथागोरस का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।
इसका कारण ये है कि वो कुछ संख्याओं को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। 5040 एक ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित हो सकती है। प्लेटो की रिपब्लिक और द लाज में क्या अंतर है? रिपब्लिक आदर्शवादी विचारों पर आधारित है, लाज व्यवहारवादी विचार पर आधारित है। रिपब्लिक आदर्शात्मक है, द लाज व्यवहारात्मक है। रिपब्लिक में आदर्श राज्य का आधारभूत सिद्धांत ज्ञान की संप्रभुता को माना गया है, जबकि द लाज में कानून की संप्रभुता या कानून के शासन का विचार राज्य के आधारभूत सिद्धांत के रूप में माना गया है। साथ ही आप देखिए रिपब्लिक में वर्णित शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश है, क्योंकि दार्शनिक शासक राज्य की संपूर्ण जनता पर निर्बाध रूप से इच्छानुसार शासन करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि द लाज में एक तंत्र और जनतंत्र के मिश्रित रूप पर आधारित विधि के अनुसार शासन व्यवस्था को अपनाने की बात कही गई है। तीसरा अंतर, द रिपब्लिक का आधारभूत तत्व न्याय या कर्तव्यशीलता है, जबकि द लाज का आधारभूत तत्व आत्मसंयम और सहिष्णुता है। रिपब्लिक में प्लेटो शासकों के लिए संपत्ति और पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था की अनिवार्यता घोषित करता है, जबकि लाज में प्लेटो पूर्ण साम्यवाद को अव्यवहारिक मानकर सीमित रूप से शासकों को संपत्ति रखने और परिवार निर्मित करने का समर्थन करता है। इसके अलावा द रिपब्लिक में प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य दार्शनिक शासक का प्रशिक्षण करना था और इस कारण वह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा का समर्थन करता है। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः सैद्धांतिक बनकर रह जाती है। द लाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक के बजाय अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है, इसलिए ये सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक ज़्यादा थी। इसके अलावा आप देखिए द रिपब्लिक में वो शिक्षा को मुख्यतः 50 वर्ष तक चलाने का समर्थन करता है, जबकि लाज में शिक्षा को अधिक से अधिक 25 वर्ष की आयु तक चलने का समर्थन करता है। द लाज जो है रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो जनतंत्र की कटु आलोचना करते हुए उसे निकृष्ट शासन व्यवस्था घोषित करता है, जबकि द लाज की मिश्रित शासन व्यवस्था में वो लोकतंत्र को सम्माननीय स्थान देता है और जन नियंत्रण के सिद्धांत को उपयोगी मानकर उसे उपादर्श राज्य का एक आधारभूत तत्व घोषित करता है। और आप देखिए द रिपब्लिक का उद्देश्य नैतिक है, लाज का उद्देश्य राजनैतिक है। तो ये था प्लेटो के 2 ग्रंथों रिपब्लिक और द लाज में महत्वपूर्ण अंतर। रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने अपने शुरुआती दौर में की थी, जब वो आदर्श राज्य का समर्थन और आदर्श राज्य की अपेक्षा करता था। लाज की रचना उसके जीवन के अंतिम भाग में हुई थी और प्लेटो ये जान चुका था कि आदर्श राज्य की स्थापना करना या आदर्श राज्य की प्राप्ति इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने आदर्शवाद की जगह व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया और दार्शनिक शासक की जगह पर कानून के शासन पर बल दिया। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में जानते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है या आइडियल स्टेट। तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण कृति आप जानते हैं रिपब्लिक है, इसका केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। प्लेटो ने आदर्श राज्य रूपी भव्य भवन के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें अपना न्याय सिद्धांत दिया है, शिक्षा योजना और साम्यवाद का सिद्धांत दिया है। और वो कहता है कि जो आदर्श राज्य है वो इन्हीं 3 आधार स्तंभों पर आधारित होता है, न्याय, शिक्षा और साम्यवाद पर। प्लेटो के आदर्श राज्य का मुख्य संचालक एक ऐसा दार्शनिक शासक है जो सर्वज्ञ है, विवेकशील है, सर्वद्रष्टा और परम सत्य के गुणों से युक्त है। आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा है प्लेटो को, इसको जानना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्लेटो का आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में है। दार्शनिक शासक आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की तरह न तो जनता के प्रति उत्तरदायी है, न ही जनतंत्र के अनुसार संचालित है, न ही ऐसे शासन में जनता की भागीदारी है। तो कैसा है? तो आदर्श राज्य का स्वरूप मूलतः निरंकुशतावादी है, जिसमें एक दार्शनिक शासक शासन करता है और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। दार्शनिक शासक सबसे अधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, आत्मसंयमी, ज्ञानी, साहसी और निर्लोभी है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शासन संचालन का कार्य एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो कंचन यानी धन और कामिनी यानी स्त्री से दूर रहते हुए पूर्णतः तटस्थ होकर शासन संचालन करे, तभी आदर्श राज्य की प्राप्ति संभव हो सकती है।
दार्शनिक शासक को सर्वशक्ति संपन्न करने के बाद भी प्लेटो उस पर कुछ मर्यादाएं लगाता है कि उसे अपने राज्य में संपन्नता या निर्धनता में वृद्धि नहीं होने देना चाहिए। वो न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और साथ ही उसे ये भी देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करे जिसके लिए वो आत्मिक रूप से उपयुक्त है। उसे आत्मनिर्भरता के ध्येय को ध्यान में रखकर राज्य के क्षेत्र में अनावश्यक विस्तार या संकुचन नहीं होने देना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन न होने पाए। ये आदर्श राज्य में प्लेटो ने आदर्श शासक पर ये चीज़ें जो है करने के लिए उसको निर्देशित किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति राज्य संबंध किस प्रकार से होंगे? तो प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है और उसमें पाई जाने वाली आत्मगत विशेषताओं के आधार पर राज्य को भी 3 वर्गों में विभाजित करता है। प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा के 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, यानी शौर्य, विवेक और क्षुधा। शौर्य, विवेक और क्षुधा ये मानव आत्मा के 3 गुण हैं। शौर्य के आधार पर सैनिक वर्ग, विवेक की प्रधानता के आधार पर दार्शनिक वर्ग और क्षुधा या तृष्णा की प्रधानता के आधार पर उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है और यही राज्य के 3 वर्ग होते हैं। मानव आत्मा के आधार पर राज्य के भी 3 वर्ग की बात प्लेटो करता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में किसी एक तत्व की अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक प्रधानता होती है। इन्हीं तत्वों की प्रधानता के आधार पर राज्य में 3 वर्गों का निर्माण होता है। इस आधार पर प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है और राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, अपितु उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो कि उसमें रहते या निवास करते हैं। प्लेटो का मानना था कि अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है। प्लेटो के आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं हैं, आप देखिए। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो पहली विशेषता है वो ये है कि इसमें दार्शनिक राजा का शासन होगा, न्याय की स्थापना, राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था, दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद, स्त्री पुरुष के बीच पूर्ण समानता, दोनों को समान शिक्षा और समान उत्तरदायित्व होगा, श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण पर बल। और प्लेटो के अनुसार राज्य एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है। राज्य साध्य है जबकि व्यक्ति साधन है और राज्य व्यक्ति संबंध शरीर सिद्धांत पर आधारित है, यानी राज्य व्यक्ति के बीच संबंध शरीर और उसके विभिन्न अंगों के समान है। राज्य का हित व्यक्ति के हित की अपेक्षा सर्वोपरि है और कला और साहित्य के सृजन पर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। ये प्लेटो के अनुसार ये आदर्श राज्य के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। आदर्श राज्य की आलोचना भी की गई है। आदर्श राज्य में ज्ञान का शासन यानी दार्शनिक शासन, प्रबुद्ध शासन स्थापित किया गया है और विधि के शासन की अवहेलना की गई है। इस आधार पर प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की जाती है। शासक लोकमत के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नागरिकों को राज्य की नीति निर्धारण में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। आदर्श राज्य की प्राप्ति के साधन जो है वो देता है, जैसे साम्यवाद, पत्नियों और स्त्रियों विषयक और धन संपत्ति का साम्यवाद, तो ये अव्यवहारिक है। और अरस्तु कहता है कि प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा समाज को 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बांटकर सतत संघर्ष को जन्म देने वाला है। तो इस आधार पर प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की जाती है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के आधार के रूप में जिस न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है उसको देख लेते हैं। न्याय सिद्धांत को प्लेटो की कृति द रिपब्लिक का वैकल्पिक शीर्षक या दूसरा शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय मीमांसा है और इसका मुख्य विषय न्याय सिद्धांत है। प्लेटो के पहले न्याय के 3 प्रचलित सिद्धांत थे, परंपरावादी, उग्रवादी और व्यवहारवादी। परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादक सिफालस है, उग्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादक थ्रेसिमेकस है और व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक ग्लाकन या ग्लाउकन है। परंपरावादी सिद्धांत क्या था? तो परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन सिफालस ने किया। इसका मानना था कि अपने वचन और कर्म में सच्चा होना, देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। और सिफालस का बेटा पोलीमार्कस इस विचार में थोड़ा संशोधन करते हुए कहता है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है।
उग्रवादी सिद्धांत जिसका प्रतिपादन थ्रेसिमेकस कहता है, वो कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, यानी माइट इज राइट, शक्ति ही न्याय है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वे ही न्याय हैं, ऐसा थ्रेसिमेकस का मानना है। नियम और न्याय निर्बल और जो निर्धन लोग हैं उनको वश में रखने के लिए बने हैं, शक्तिशाली पर इनका कोई बंधन नहीं होता है। इसी तरह व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाउकन ने किया। वो कहता है कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, वो परंपरा की उपज है, इसलिए वह शक्तिशालियों का नहीं बल्कि दुर्बल जनों का हित है। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की संतान है और वह दुर्बलों की आवश्यकता है। इस तरह से देखा जाए तो ग्लाउकन के अनुसार न्याय की उत्पत्ति शक्तिशालियों के अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हुई। यह एक कृत्रिम वस्तु है जिसकी उत्पत्ति का आधार शक्तिशाली वर्गों की इच्छा न होकर दुर्बल व्यक्तियों का भय है, ये ग्लाउकन का मानना है। लेकिन प्लेटो ने न्याय संबंधी इन तीनों सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण किया है और उनको अनुपयुक्त सिद्ध करके अपने अनुसार न्याय की व्याख्या की है। प्लेटो क्या कहता है? वो कहता है कि व्यक्ति के संदर्भ में न्याय से तात्पर्य है कि तृष्णा यानी क्षुधा को साहस का संबल मिल जाए और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो। इस तरह से राज्य के संदर्भ में न्याय है कि उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण और ऊर्जा मिले तथा दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसे ही न्याय कहते हैं। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया है और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को उनके स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं सौंपी गई हैं। इन दोनों वर्गों का अपने लिए उपयुक्त सद्गुणों का विकास करके दार्शनिक शासकों के नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया गया है और तभी जाकर न्याय की प्राप्ति हो सकती है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। उसके अलावा उसका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी एक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वो उपयुक्त है। उसका न्याय सिद्धांत व्यक्तिवाद का विरोधी है क्योंकि उसका मानना है कि व्यक्ति समाज से पृथक एक इकाई न होकर समाज का एक अविच्छिन्न अंग है। प्लेटो का न्याय विचार सामंजस्य या समरसता के सिद्धांत पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं बल्कि आत्मा का एक गुण है, जबकि इसके पहले के विचारकों ने प्लेटो के पहले के विचारकों ने न्याय को बाह्य वस्तु या कृत्रिम वस्तु माना था, जबकि प्लेटो ने इसे मानवीय आत्मा का गुण माना है। प्लेटो का न्याय विधिवादी न्याय न होकर सार्वभौम न्याय है और ये नैतिक न्याय है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के दो पक्ष हैं, वैयक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो ये तो था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब न्याय की स्थापना के लिए वो शिक्षा सिद्धांत का वर्णन करता है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां थीं, एक तो एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरा उसके पड़ोसी राज्य स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। अपने उद्देश्य और स्वरूप पे ये दोनों शिक्षा पद्धतियां यूनानी चरित्र का प्रतिनिधित्व करती थीं, लेकिन चारित्रिक दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत थीं। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों में संयोजन के द्वारा किया है। कैसे? आप देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य संरक्षक वर्ग तैयार करना, ज्ञान प्राप्त करना और शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना। इसके लिए वो कहता है कि विशिष्ट कलाओं जैसे संगीत साहित्य का प्रशिक्षण देना होगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर बल देना होगा और सामाजिक और वैयक्तिक दोनों पक्षों का पूर्ण विकास करना होगा, तभी शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आप जान लीजिए, प्लेटो की शिक्षा योजना जो है बहुत व्यापक रही है। उसने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। और ये विभाजन वो दो आधार पर करता है, आयु और वर्ग के आधार पर। देखिए, प्लेटो की शिक्षा योजना का जो विभाजन है ये आयु और वर्ग है। प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल से युवावस्था तक चलेगी, चरित्र में भावनात्मक है इसका उद्देश्य और सैनिक वर्ग के प्रशिक्षण के लिए प्रारंभिक शिक्षा है। जबकि उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलेगी, चरित्र में बुद्धि प्रधान है, ये भावनात्मक नहीं है और शासक वर्ग के प्रशिक्षण के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं का परिमार्जन करके चरित्र निर्माण करना बताया है और इस काल में शिक्षा प्रणाली अपनी प्रकृति में सामाजिक होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना है। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में बांटा है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक धार्मिक और नैतिक शिक्षा, 6 से लेकर 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा और 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक प्रशिक्षण। तो ये प्रारंभिक शिक्षा के 3 भाग हैं। प्लेटो के प्रारंभिक शिक्षा के काल में व्यायाम और संगीत की शिक्षा को प्रमुखता प्रदान करते हुए सबसे अधिक समय इन्हीं विषयों को दिया गया है और व्यायाम और संगीत की शिक्षा को काफ़ी विस्तृत अर्थ में लिया गया है। व्यायाम का उसका आशय शारीरिक व्यायाम के साथ शरीर को स्वस्थ बनाने वाले आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान से है और संगीत की शिक्षा में वो गाने बजाने के साथ साहित्य और अन्य ललित कलाओं की शिक्षा को भी शामिल करता है। यानी संगीत और व्यायाम और संगीत, व्यायाम जो है शारीरिक सौष्ठव के लिए और संगीत मन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें उत्तीर्ण होने वाले को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जबकि इसमें अनुत्तीर्ण होने वाले को व्यापारी, मिस्त्री और किसान बनने के लिए भेज दिया जाएगा। अब उच्च शिक्षा का उद्देश्य संरक्षक वर्ग का निर्माण करना है। मुख्यतः विज्ञान और दर्शन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाना है, जिससे बुद्धि का परिष्कार करके विवेक की सृष्टि हो और इस शिक्षा का उद्देश्य राज्य के संरक्षक और शासक वर्ग का निर्माण करना है। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य जो है वो शासक और संरक्षक वर्ग का निर्माण करना है, जबकि प्राथमिक शिक्षा जो है वो उत्पादक वर्गों के लिए है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को भी 2 भागों में बांटा है। 20 से 30 वर्ष तक शिक्षा का माध्यम विज्ञान होगा। पाठ्यक्रम में गणित, रेखा गणित और ज्योतिष के अध्ययन होंगे। इसमें मुख्य जोर गणितीय ज्ञान पर दिया जाता है। 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी और 10 वर्ष तक उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षण लेने के बाद 30 वर्ष की उम्र में पुनः एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन लोगों का चुनाव किया जाएगा जो राज्य के पूर्ण संरक्षक बनने के योग्य हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्लेटो पाइथागोरस से प्रभावित होकर उच्च शिक्षा में मुख्य रूप से गणितीय ज्ञान पर जोर देता है और प्लेटो 35 वर्ष के बाद संरक्षक वर्ग के लिए अगले 15 वर्षों के लिए व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है और इन 15 वर्षों में संरक्षक राज्य के विभिन्न पदों पर सेवा करते हुए विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं और प्लेटो संरक्षक वर्ग को 50 वर्ष की आयु तक कठोर सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद ही शासक बनने के योग्य मानता है। प्लेटो के इस शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं आपने देख लिया। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की योजना बनाई है। जीवन के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। इसमें शारीरिक और मानसिक यानी शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है। साथ ही स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो की शिक्षा योजना में की गई है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर समान रूप से बल है और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आदर्श शासक का निर्माण करने के साथ ही आदर्श नागरिक निर्मित करना है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली है और ये व्यवस्था या इसकी प्रेरणा उसे स्पार्टा से मिली है। प्लेटो शिक्षा के नैतिक पक्ष को सबल बनाने के लिए साहित्य और कलाकृतियों पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन करता है और शासकों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर बल देकर अज्ञानियों के शासन को समाप्त करके सुशासन स्थापित करना है। और शिक्षा का आयु और वर्ग के आधार पर 2 भागों में विभाजन प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में करता है और प्लेटो संरक्षक वर्ग की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से चिंतित है और इसका कारण यही है कि प्लेटो इस दृष्टि से विशेष रूप से सजग है कि शासन का कार्य सर्वाधिक योग्य और विवेकशील लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा सिद्धांत के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो साम्यवाद का सिद्धांत है। प्लेटो ने न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए 2 तरह के विचार दिए हैं। एक तो राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था और सैनिक और शासक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नियों यानी परिवार विषयक साम्यवाद। तो प्लेटोवादी साम्यवाद के जो आधार हैं वो क्या क्या हैं? तो व्यवहारिक आधार हैं कि विवेक युक्त और सद्गुणी व्यक्ति ही शासन का संचालन कर सकते हैं।
मनोवैज्ञानिक आधार है कि संरक्षक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बंधन से मुक्त रखा जाए, तभी वो संपूर्ण ढंग से या पूरी तरह से सेवा कार्य कर सकते हैं या शासन कार्य कर सकते हैं। साम्यवाद का दार्शनिक आधार कार्य विशेषीकरण और न्याय का सिद्धांत है और राजनीतिक आधार राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण है। तो इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद बहुत ही उच्च आदर्शों को संजोए हुए है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पीछे प्लेटो का मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा के जरिए विवेकशील शासकों को तैयार करने के बाद वो सांसारिक आकर्षण और चारित्रिक दुर्बलताओं का शिकार होकर कर्तव्य पथ से विचलित हो सकते हैं। इसलिए उसने साम्यवाद का विचार दिया और साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो शासक वर्ग को निस्वार्थी और ममत्वहीन बनाकर आदर्श राज्य व्यवस्था के पतन को रोकना चाहता था। प्लेटो के साम्यवाद संबंधी सिद्धांत को जो दो संदर्भ हैं उसमें तो संपत्ति का साम्यवाद है। वो कहता है कि शासक वर्ग को भ्रष्ट और कर्तव्य विमुख होने से रोकने के लिए उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का एक हाथों में केंद्रीकरण भी नहीं होना चाहिए। शासक वर्ग कहता है कि वो सार्वजनिक निवास में निवास करेंगे और सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेंगे और शासक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति हो जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। उनके पास ऐसा कोई घर या भंडार नहीं होना चाहिए जहां व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध हो और शासक वर्ग को सोने या चांदी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और वो शुरू में ही कहता है कि शासक वर्ग को कंचन और कामनी के मोह से दूर रखना जो है साम्यवाद का उद्देश्य है। पत्नियों का साम्यवाद तो इसका कारण ये है कि वो संरक्षक वर्ग को व्यक्तिगत परिवार के कुप्रभावों से मुक्त रखना चाहता है और स्त्रियां पारिवारिक दायित्वों से मुक्त होकर समान रूप से शासन संचालन की अधिकारी बन सकेंगी और इससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकेगी। तत्कालीन यूनान की स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना, उन्हें घर की चार दीवारी और परिवार की देखभाल के दायित्व से मुक्त करना पत्नियों के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। और प्लेटो ने स्त्री पुरुष के बीच जैविक भेद के अतिरिक्त किसी प्रकार के भेद का विरोध किया है। इस दृष्टि से प्लेटो जो है वो प्रथम स्त्रीवादी कहा जा सकता है, जिसने स्त्रियों और पुरुषों को समान दृष्टि से देखा है। प्लेटो के अनुसार स्त्रियां वे सभी कार्य करने के योग्य हैं जो पुरुषों के लिए उपयुक्त समझा जाता है, लेकिन एक गड़बड़ी हुआ है कि स्त्री पुरुष की समानता के समर्थन में वो पशु जगत की उपमा देकर कहता है कि मादा कुत्ता नर कुत्ता के समान ही चौकीदारी करने में समर्थ है। प्लेटो के साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ये व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए है, अभिभावक सैनिक और शासक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए ये साम्यवाद नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था का आधार राजनीतिक है न कि आर्थिक है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि विवाह नहीं करने पर संरक्षक स्त्री पुरुष मिलकर श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। अभिभावक वर्ग के लिए भोजन और आवास का प्रबंध राज्य की ओर से किए जाने की व्यवस्था है। अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति के कुप्रभावों से दूर रखकर उन्हें कर्तव्य पथ से विचलित होने से रोकना ये साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इनको देख लेते हैं। समानताएं सबसे पहले देखते हैं। दोनों राज्य और समाज की तुलना में व्यक्ति को गौण समझते हैं और व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामाजिक हित पर अधिक बल देते हैं। दोनों में व्यक्ति के अधिकार पर कम और कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है। दोनों में व्यक्ति के स्वार्थ प्रधान मानसिक प्रवृत्ति की अवहेलना करके सामाजिक व्यवस्था की योजना बनाई गई है और दोनों में ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का विचार दिया गया है जिसमें मुख्य लक्ष्य लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण है और दोनों में अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया है और दोनों में ही यानी प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों में निजी संपत्ति को सारी बुराइयों की जड़ मानकर इसका विरोध किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में असमानताएं हैं। प्लेटो का साम्यवाद आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक साधन है, जबकि आधुनिक साम्यवाद या मार्क्स का साम्यवाद अपने आप में आदर्श है जिसे वर्ग संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दूसरा अंतर ये है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है क्योंकि ये सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं,
जबकि आधुनिक साम्यवाद पूर्ण साम्यवाद है, क्योंकि वर्ग संघर्ष के जरिए वर्ग विहीन समाज की स्थापना करके समाज के सभी सदस्यों को इस व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाता है। और प्लेटो का साम्यवाद निषेधात्मक है। प्लेटो भौतिक संपत्ति और शासक के राज्य संचालन में बाधक मानकर उसका पूर्ण निषेध करने की बात करता है, जबकि मार्क्स का साम्यवाद या आधुनिक साम्यवाद सकारात्मक है, क्योंकि मार्क्स भौतिक संपत्ति को आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक मानकर उसके न्यायोचित वितरण या बंटवारे पर बल देता है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है और आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। प्लेटो का साम्यवाद निराशावादी और प्रगति का विरोधी है। आधुनिक साम्यवाद प्रगतिशील और आशावादी है। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की पृथकता पर बल देता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को एक ही वस्तु के दो पक्ष मानता है और दोनों सत्ताओं का उद्गम स्थल एक ही मानता है। प्लेटो का साम्यवाद एक राज्य तक सीमित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का है। और प्लेटो के साम्यवाद में पत्नियों के साम्यवाद का समर्थन किया गया है, जो आधुनिक नैतिकता के विपरीत है, जबकि मार्क्स किसी भी तरह के सामूहिक पतिवाद या सामूहिक पत्नीवाद का समर्थन नहीं करता है। वो केवल उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और उसके न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है। तो ये था प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के जो है प्रमुख समानताएं और असमानताएं। अब आइए प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु द्वारा कौन से आलोचना की गई है उसके बारे में जानते हैं। संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना अरस्तु द्वारा इस आधार पर की गई है कि प्लेटो का संपत्ति साम्यवाद मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति की अवहेलना करता है, क्योंकि व्यक्ति जो भी मेहनत करता है, जो भी कार्य करता है, उसमें उसका उद्देश्य संपत्ति कमाना होता है। वैयक्तिक संपत्ति के उन्मूलन से सामाजिक संघर्ष और तनाव में वृद्धि होगी। वैयक्तिक संपत्ति के उन्मूलन से समाज में परोपकार की भावना समाप्त हो जाएगी। मानसिक दुर्गुणों के उपचार के लिए मानसिक साधन ही उपयुक्त हैं, भौतिक साधन नहीं। और प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद को संरक्षक और सैनिक वर्ग तक सीमित रखता है, जबकि उत्पादक वर्ग इससे अप्रभावित है। इससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है, जो अंततः समाज और राज्य की एकता के विपरीत प्रभावित कर सकता है, क्योंकि शासक वर्ग थोड़े मात्रा में है और शासक अभिभावक वर्ग थोड़े मात्रा में है, उत्पादक वर्ग अधिक मात्रा में है। शासक वर्ग के पास संपत्ति नहीं रहेगी, उसके पास कोई स्त्री या पत्नी नहीं रहेगी, वो मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। और जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसकी आलोचना का एक आधार ये है कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वैयक्तिक संपत्ति होना बहुत जरूरी है, और इससे वर्ग विषमता और राजनीतिक एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है, जो समाज में स्वतंत्रता और समानता को नष्ट कर देगा। पत्नियों या परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना किस आधार पर की गई है? तो राज्य परिवार का रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि स्नेह सहयोग जैसे प्रगाढ़ संबंध परिवार में ही विकसित हो सकते हैं। परिवार के उन्मूलन से बच्चों का स्वस्थ विकास रुक सकता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो वस्तु सबकी होती है वो किसी की नहीं होती है, यानी कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। तो जो बच्चे होंगे वो किसके होंगे या उनका संरक्षण पालन पोषण कौन करेगा, ये चीज़ अनुत्तरित रह जाती है। परिवार को एक नैतिक शिक्षण संस्था के रूप में महत्व प्राप्त है। इसमें सहयोग, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग, संयम आदि गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत इसकी अवहेलना करता है। परिवार राज्य का आधार है और राज्य परिवार का ही विस्तृत रूप है। प्लेटो का साम्यवाद स्त्रियों को उनके स्वाभाविक कार्यों से वंचित करता है, और इसका एक सबसे बड़ा नैतिक कारण ये होगा कि समाज में यौन विकृति बढ़ेगी, जो सामाजिक वातावरण को अशांत कर सकती है। और इसमें जो नैतिक संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, वो छिन्न भिन्न होने की संभावना है। प्लेटो का जो ये साम्यवाद है उसमें स्त्रियों विषयक साम्यवाद की नैतिक आधार पर कड़ी आलोचना की जाती है। अब आइए देखते हैं प्लेटो के राज्य के वर्गीकरण को। प्लेटो राज्य का वर्गीकरण करने के लिए कौन आधार लेता है? तो ये पहला तो मनोवैज्ञानिक आधार। जिस तरह आदर्श राज्य विवेक, शौर्य और क्षुधा के सुंदर समन्वय का परिणाम है, जिसमें विवेक की प्रधानता है, ठीक उसी तरह विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट राज्य भी इन तीनों आत्मगत लक्षणों में समन्वय के आंशिक अभाव या पूर्ण अभाव के परिणाम होते हैं। तो प्लेटो का जो राज्यों का वर्गीकरण है उसका पहला आधार मनोवैज्ञानिक है।
दूसरा, अति का आधार। प्लेटो कहता है जब एक राज्य अपने पोषक तत्व की अन्य तत्वों की तुलना में आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर लेता है तो वो तत्व उसके लिए पोषक बनने के स्थान पर भक्षक बन जाता है। तीसरा, ऐतिहासिक आधार है। तो प्लेटो के राज्य वर्गीकरण का आधार समकालीन इतिहास और उसके स्वयं के अनुभव हैं। उदाहरण के लिए प्लेटो को सैनिक तंत्र की प्रेरणा स्पार्टा से, जनतंत्र की प्रेरणा एथेंस से, आतताई तंत्र की प्रेरणा सिराक्यूज से और धनिक तंत्र की प्रेरणा क्रेट से हुई थी। रिपब्लिक में राज्य का वर्गीकरण वो किस आधार पर करता है? तो देखिए, रिपब्लिक में राज्य वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धांत ये हैं कि राजतंत्र का आधार विवेक है, सैनिक तंत्र का आधार साहस और शौर्य है, धनिक तंत्र का आधार क्षुधा या तृष्णा है, निरंकुश तंत्र का आधार एक व्यक्ति की क्षुधा या वासना है और जनतंत्र का आधार जनवासना या लोगों की तृष्णा है। रिपब्लिक में देखिए राज्य का वर्गीकरण वो किस प्रकार से करता है? राजतंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र। द स्टेट्समैन में राज्य का वर्गीकरण उसने किस प्रकार किया है? तो द स्टेट्समैन में राज्य का वर्गीकरण रिपब्लिक से भिन्न है। आदर्श राज्य को वास्तविक या संभावित राज्यों के वर्ग से पृथक रखा गया है। रिपब्लिक की अपेक्षा द स्टेट्समैन में लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया है। द रिपब्लिक की अपेक्षा स्टेट्समैन में राज्यों का अधिक विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है और रिपब्लिक में विवेक की अपेक्षा द स्टेट्समैन में कानून के महत्व को स्वीकार किया गया है। स्टेट्समैन में राज्य का वर्गीकरण देखिए, राज्य, वास्तविक राज्य और आदर्श राज्य। और अब देखिए, वास्तविक राज्य जो है वो कानून प्रशासित राज्य है, वास्तविक राज्य, और ये आदर्श राज्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक राज्य एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र होगा, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र और बहुत से व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र होगा, ये कानून प्रशासित राज्य में। स्वेच्छाचारी राज्य जो आदर्श राज्य है उसमें एक व्यक्ति का शासन आतताई तंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन धनिक तंत्र और बहुत से व्यक्तियों का शासन अतिवादी लोकतंत्र कहा जाएगा। तो इस तरह से स्टेट्समैन में राज्य का वर्णन या राज्य का वर्गीकरण किया गया है। तो ये थे प्लेटो के सभी राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त विवरण। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कर लेते हैं। सोफिस्ट विचारक यूनान के शिक्षक यानी टीचर थे जो धन लेकर शिक्षा देते थे। सोफिस्ट विचारकों ने अध्यापन कार्य को एक व्यवसाय के रूप में ग्रहण किया था। और देखिए, सोफिस्ट विचारक पूर्णतः व्यक्तिवादी और संशयवादी थे। इन्होंने यूनान में तर्कवाद और स्वतंत्र चिंतन की परंपरा को प्रारंभ किया था। सोफिस्ट विचारकों ने प्रकृतिवादी चिंतन की जकड़न से यूनानी दार्शनिक चिंतन को मुक्त किया। और देखिए, सोफिस्ट विचारक मानवतावादी और व्यक्ति की समानता में विश्वास रखते थे। उनका मानववाद का सिद्धांत मानव समाज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। सोफिस्ट विचारक प्रोटेगोरस के अनुसार मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सोफिस्ट विचारकों में मुख्यतः प्रोटेगोरस, हिप्पियस, जॉर्जियस, प्रोडिकस इत्यादि शामिल हैं। सुकरात सोफिस्ट नहीं था, यद्यपि बहुत बड़ी सीमा तक सोफिस्ट विचारकों से प्रभावित था। सुकरात ने ज्ञान को दो श्रेणियों में बांटा है, बाह्य या अनुभव आधारित ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। फोस्टर एक विचारक हैं। इन्होंने दार्शनिक शासक द्वारा प्रशासित प्लेटो की आदर्श राज्य की धारणा को उसके समस्त राजनीतिक चिंतन की सबसे अधिक मौलिक और महत्वपूर्ण धारणा माना है। प्लेटो को इतिहास का प्रथम फांसीवादी या फांसीवाद का अग्रदूत माना जाता है। प्लेटो के चिंतन में फांसीवादी विचारधारा के लक्षण पाए जाने के कारण बार्कर ने प्लेटो को योग्य व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता और बर्ट्रैंड रसेल ने सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला घोषित किया है। डायकियोसाइन से आशय सदाचरण से है। इसके अंतर्गत सही रूप में मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य भाव निहित है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। बार्कर कहता है राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनान से होती है। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है और इसका उद्भव या उपज यूनान के बौद्धिक यूनान के दिमाग की उपज है। मैक्सी कहता है प्लेटो में सुकरात पुनः फिर से जीवित हो उठता है। सुकरात का कथन है सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञानता अवगुण है। रूसो कहता है रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि रिपब्लिक में शिक्षा की विस्तृत विवेचना की गई है। बारकर ने प्लेटो की शिक्षा के बारे में कहा है, यह जड़ से बुराई को दूर करने और जीवन के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के तरीके को सुधारने का उपाय है, और ये मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये प्लेटो की शिक्षा के बारे में बारकर ने कहा है। बारकर का कहना है कि प्लेटो के लिए आदर्श समाज की स्थापना में परिवार और संपत्ति का साम्यवाद उसके शिक्षा द्वारा आत्मिक उत्थान के प्रयास का एक भौतिक और आर्थिक साधन है। साथ ही रिपब्लिक में कहा गया है, संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई अपना निजी परिवार नहीं बसाएगा। स्त्रियां सबकी समान पत्नियां होगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न माता पिता अपने संतान को जान सकेंगे, न संतान माता पिता को। और इसी आधार पर इसकी आलोचना भी होती है कि प्लेटो सदियों के विश्वास को झुठला देता है और वो परिवार रूपी संस्था की अवहेलना करता है। मैक्सी का कथन है, सभी समाजवादी और साम्यवादी धारणाओं का स्रोत प्लेटो के दर्शन में विद्यमान है। प्लेटो का एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं हो जाते या राजा दार्शनिक नहीं बन जाते, तब तक दुनिया से बुराइयां या नगर राज्यों से बुराइयां समाप्त नहीं हो पाएंगी। प्लेटो का कहना है कि यदि राजनीतिक सत्ता और वैज्ञानिक ज्ञान का एक ही व्यक्ति में सम्मिश्रण नहीं होता तो राज्यों की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। इसी आधार पर वो दार्शनिक शासक की बात करता है। प्लेटो कहता है कि जिस तरह अच्छे चिकित्सक को चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों के आधार पर अपना उपचार पत्र बनाने के लिए बाध्य करना अनुचित है, ठीक उसी तरह दार्शनिक शासक को भी कानून की सीमाओं में बांधकर उसके अनुसार शासन संचालन करने के लिए बाध्य करना अनुचित है। इसलिए नागरिकों को दार्शनिक शासन के सम्मुख ठीक उसी तरह आत्मसमर्पण कर देना चाहिए जिस प्रकार एक रोगी अपने उपचार करने वाले चिकित्सक के सम्मुख कर देता है। बारकर का कहना है कि रिपब्लिक सिर्फ पूर्व मान्य सिद्धांतों का निष्कर्ष मात्र नहीं है, वो यूनानी जीवन के तथ्यों से उद्भूत भी है। बारकर का कथन है, आदर्शों का एक महान कार्य ये है कि यद्यपि काल्पनिक होने के कारण उसकी उपलब्धि संभव नहीं होती, तथापि वे हमें यथार्थ को समझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और कार्ल पापर ने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियन घोषित किया है। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य शब्दों तक ही सीमित है, धरती पर मेरी जानकारी में ये कहीं उपलब्ध नहीं है। और ये कथन वो तब कहता है जब वो व्यवहारिक हो चुका था। प्लेटो के बारे में ऐसी धारणा है कि अगर वह जीवित होता तो साम्यवादियों में भी सर्वोच्च साम्यवादी होता। सेबाइन कहता है कि प्लेटो की न्याय से संबंधित परिभाषा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो। और जोड यानी CEM जोड ने प्लेटो के दर्शन को फांसीवाद प्रेरित सर्वाधिकारवादी राज्य के दर्शन के समकक्ष माना है। एक विचारक हैं क्रॉसमैन, इन्होंने प्लेटो के दर्शन को उदारवादी मान्यताओं पर इतिहास का सबसे क्रूर आक्रमण घोषित किया है। और प्लेटो कहता है कि मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि शासन की बागडोर किसके हाथ में है। और नेटलशिप एक विचारक हैं, वो कहते हैं प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य मानव आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। सेबाइन का कहना है, आप देखिए कि अरस्तु जिसे आदर्श राज्य कहता है वो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ या उपादर्श राज्य है। बारकर का कहना है, अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के सामान्य सिद्धांतों और आदर्श राज्य के विचारों के लिए प्लेटो का अत्यधिक ऋणी है। और लास्ट में देखिए, बारकर का कहना है, जिन लोगों ने भी लाज का अध्ययन, द लाज जो कि प्लेटो का ग्रंथ है उसका अध्ययन किया है, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति या पॉलिटिक्स के लिए इससे मुक्त हस्त से विषय वस्तु ग्रहण की है और मुख्यतः उसका आदर्श राज्य का विचार और शिक्षा सिद्धांत इसकी अंतिम 2 पुस्तिकाओं पर आधारित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और विचारक प्लेटो के संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन और विचार तथा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों और कथनों को शामिल किया है। ये वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।